हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया यादव अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ज्योग्राफिकल थॉट्स हम पढ़ रहे थे और कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं इसमें, और बहुत जल्द ही थॉट की प्लेलिस्ट हमारी कंप्लीट हो जानी है। आज हम 3 विचारधाराओं को अच्छे से कवर करने वाले हैं, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। इन तीनों विचारधाराओं को हम आज ही पूरा करेंगे, आज ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों विचारधाराएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनका आधार भी एक ही है। ये तीनों ही विचारधाराएं मानव और प्राकृतिक वातावरण के आपसी प्रभाव को समझाती है कि मानव का प्रकृति पर क्या प्रभाव है, प्रकृति का मानव पर क्या प्रभाव है, या अगर दोनों में सामंजस्य है तो वो कैसा सामंजस्य है। तो आज हम इन तीनों विचारधाराओं को इंटर रिलेट करते हुए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मानव का पर्यावरण से संबंध हमेशा से ही रहा है और मानव और प्राकृतिक पर्यावरण का एक दूसरे पर जो प्रभाव पड़ता है, इसी विषय पर ये विचारधाराएं प्रस्तुत की गई थीं। कुछ विद्वानों ने कहा कि मानव और मानव के कार्यों को प्रकृति कंट्रोल करती है, तो दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने कहा कि मानव अपनी बुद्धि से प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अकॉर्डिंग बना सकता है और रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकता है। इसी तरह से मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों पर अनेक विचारधाराएं विद्वानों ने प्रस्तुत की। उन्हीं विचारधाराओं में से एक विचारधारा निश्चयवाद की विचारधारा रही है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम निश्चयवाद की विचारधारा को ही समझेंगे। तो निश्चयवाद का जन्म और विकास भी जर्मनी में ही शुरू हुआ था, जिसका एक कारण ये भी था कि जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं को नेचुरल साइंस अर्थात प्राकृतिक विज्ञान में अच्छी नॉलेज थी उन्हें, और ज्योग्राफी में निश्चयवाद की विचारधारा का प्रचलन जर्मनी के फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने शुरू किया था। रेटजेल महोदय के कंट्रीब्यूशन को हम जर्मन ज्योग्राफिकल थॉट में पढ़ भी चुके हैं। तो रेटजेल महोदय ने अपनी निश्चयवाद की विचारधारा में ये बताया कि पर्यावरण के तत्व ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं जो मानव के सभी कार्यों को कंट्रोल करते हैं। और रेटजेल महोदय ने यह भी कहा कि मानव अपना सिर आकाश में कितना भी ऊंचा क्यों न कर ले, लेकिन उसके पैर हमेशा धरती पर ही टिकेंगे और मानव को प्रकृति में ही विलीन हो जाना है। तो निश्चयवाद की अवधारणा का सार ही यही है कि प्रकृति ने ही मनुष्य को बनाया है। अब अगर हम ये विचार करें कि इस विचारधारा के पनपने का कारण क्या हो सकता है, तो कारण ये है कि जिस समय में निश्चयवाद की विचारधारा को महत्व दिया गया था, उस समय के समाज में साइंस और टेक्नोलॉजी कम थी और इसीलिए प्राकृतिक पर्यावरण की घटनाओं से लड़ने के लिए मानव कम सक्षम था, और ऐसे में मानव की तुलना में प्राकृतिक पर्यावरण को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया और निश्चयवाद की विचारधारा को महत्व मिला। वैसे पुराने समय में ग्रीक विद्वानों ने भी प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव को स्वीकार किया है, और जर्मनी के हम्बोल्ट और रिटर महोदय ने भी अपने अपने ग्रंथों में पर्यावरण के प्रभाव को समझाया। जिस वर्ष हम्बोल्ट और रिटर महोदय की मृत्यु हो गई थी 1859 में, उसी वर्ष डार्विन महोदय का डार्विनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत हुआ था, जिसमें जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध को स्पष्ट किया गया था। उसके बाद जर्मनी के ही अर्नेस्ट हेकल महोदय डार्विनवाद के सिद्धांत से प्रभावित हुए और हेकल महोदय ने भी प्राकृतिक पर्यावरण की शक्ति को सर्वोपरि माना। उसके बाद एच.जे. मैकिंडर महोदय, इनका हृदय स्थल सिद्धांत जो था वो प्राकृतिक पर्यावरण पर ही आधारित था। खैर, मैकिंडर महोदय के सिद्धांत को हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में डिटेल में समझेंगे। अभी हम टॉपिक पर चलते हैं। एक विद्वान और थे फ्रेडरिक लीपले महोदय। इनके कंट्रीब्यूशन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लीपले महोदय ने एक सिद्धांत दिया था, स्थान, कार्य और समाज का सिद्धांत दिया था, प्लेस, वर्क और फॉग का। इस सिद्धांत में लीपले महोदय कहते हैं कि किसी स्थान का वातावरण उस स्थान के कार्य को प्रभावित करता है और कार्य का प्रभाव सामाजिक संगठन पर पड़ता है। उसके बाद 1911 तक निश्चयवाद की ये विचारधारा चरम उत्कर्ष पे पहुंच गई, जब रेटजेल महोदय की शिष्या कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल ने रेटजेल महोदय की निश्चयवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। और कुमारी सैम्पुल ने बताया था कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है
इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि मनुष्य पृथ्वी का बच्चा है या केवल अंश है पृथ्वी का, बल्कि इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी ने मनुष्य का पालन पोषण किया है। और कुमारी सैंपल ने यह भी कहा कि प्रकृति ने मनुष्य के सामने अनेक कठिनाइयाँ रखी हैं, जिससे मनुष्य के शरीर को बल मिलता है और मनुष्य की बुद्धि को भी तेजी मिलती है। कुमारी सैंपल ने अपनी बुक को निश्चयवाद के उदाहरणों से भर दिया था, लेकिन कुमारी सैंपल ने निश्चयवाद का पूरी तरह से समर्थन भी नहीं किया। प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ इन्होंने मानव की सूझबूझ को भी इम्पोर्टेंस दी थी। इनके बाद एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय और ग्रिफिथ टेलर महोदय इस विचारधारा को 20वीं शताब्दी तक ले गए। वैसे हंटिंगटन महोदय, कुमारी सैंपल और रेडजेल महोदय ने भी एक्सेप्ट किया था कि मानव पर प्रकृति का नियंत्रण ना होकर के केवल प्रभाव है। उसके बाद विद्वानों को निश्चयवाद की विचारधारा पर आपत्ति हुई। प्राकृतिक पर्यावरण की जगह पर मानव की सूझबूझ को महत्व मिलने लगा। आलोचकों ने कहा कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव को प्रभावित तो करता है, लेकिन मानव भी पर्यावरण में परिवर्तन करता है। आलोचकों का यह भी मानना था कि मानव पर्यावरण का दास नहीं है, बल्कि मानव अपनी बौद्धिक क्षमता से प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग करता है, उसका सामना करता है। तो इस तरह से ये थी निश्चयवाद की विचारधारा। एंड नेक्स्ट जो विचारधारा हम पढ़ेंगे वो है संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट, जो कि निश्चयवाद की विचारधारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया था और जिसे मैं अपलोड कर भी चुकी हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।